हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए क्या फ़ायदे हैं एंड इससे कैसे डायरेक्ट सवाल निकलते हैं मेंस के लिए एंड क्यों ये बहुत ही एक बढ़िया किताब है। तो बिफोर वी बिगिन मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है, नॉट जस्ट फॉर हिस्ट्री बट इन जनरल, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये किताब लिखी गई है। क्योंकि ये आपको हिस्ट्री के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। ये आपको मतलब सारा निचोड़ निकाल के नहीं देती स्पेक्ट्रम जो कि करती है, बट इफ़ यू रीड दिस बुक यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट हिस्ट्री एंड मेंस में ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो आप अच्छे से अटैम्प्ट ना कर पाएँ। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अब ये किताब के बारे में, तो ये कुछ 500 पेजेस की किताब है विच टीचेज यू हाउ टू थिंक अबाउट हिस्ट्री, विच डील्स विद इवेंट्स बट फोकसेज ऑन ट्रेंड्स। तो अगर आप और वीडियोस देखी हैं आपने मेरी, तो मैं काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि भाई आपको फोकस करना है ट्रेंड्स पे। जो इवेंट्स हैं वो सही बात है, अच्छी बात है, आपको पता है तो, बट फोकस आपका हमेशा रहना चाहिए ट्रेंड्स पे। क्योंकि मेंस में आपको इवेंट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, रादर आपको पूछा जाएगा कि भाई ट्रेंड्स क्या थे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पेक्ट्रम जो एक किताब है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, वॉज रिटन बाय मिस्टर राजीव अहीर, है ना। तो ये स्पेक्ट्रम किताब जो बनी थी वो उन्होंने अपने रिवीजन के लिए नोट्स बनाए थे। बट अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि जो स्पेक्ट्रम किताब है दैट वाज आल्सो मेड फ्रॉम दिस बुक प्रोबेबली। अगेन मतलब आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा कभी कभार लगता है स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद कि स्पेक्ट्रम वॉज मेड फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो अगर आप डायरेक्ट सोर्स से पढ़ पाते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फायदा होता है। सो आपको कब ये किताब पढ़नी चाहिए? अगेन आफ्टर डेवलपिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको हिस्ट्री में चीज़ें पता चल चुकी हैं कि हाँ भाई ये सब हो रहा था, कि भाई पहले स्वदेशी मूवमेंट हुआ, फिर नॉन कॉपरेशन हुआ मूवमेंट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस हुआ, सिविल डिसोबीडियंस का फेज़ 2 हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर बेसिक आपको एक फ्रेमवर्क मिल चुका है हिस्ट्री का, तो उसके बाद मेंस के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स के लिए नेचुरली स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा एक रिसोर्स है, कि प्रीलिम्स के लिए आप स्पेक्ट्रम से करो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बट मेंस के लिए शायद मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम इतनी यूज़फुल नहीं रहती। ऑल्सो आपको कब ये किताब पढ़नी है? व्हेन यू आर रेडी टू थिंक फॉर योर सेल्फ, जब आप खुद से सोचने के लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बोल दूंगा कि अगर आप खुद से सोचने के लिए तैयार नहीं हैं तो यू विल नॉट बी क्लियरिंग यूपीएससी, यू विल नॉट क्लियर। क्यों? क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम में इतनी वैरायटी आती है, इतनी सारी चीज़ें इतने सारे तरीक़ों से पूछी जाती हैं कि अगर आप खुद से नहीं सोच सकते, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ रिपीट कर सकते हो जो किसी और ने आपको पहले ही बता दी है, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यू नीड टू लर्न टू थिंक फॉर योर सेल्फ। एंड ये किताब आपको हिस्ट्री के बारे में एट द वेरी लीस्ट ये करना सिखा देती है। तो लेट्स डिस्कस कि भाई इस पे बढ़िया चीज़ें क्या हैं। अगेन जैसे ट्रेंड्स की बात हमने करी थी, तो भाई यहाँ पे आपका ये एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट जो एक डिबेट होता है जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये आएगा ओरिएंटलिस्ट व्यू, एंग्लिसिस्ट व्यू। तो ये क्यों इमर्ज हुआ? हाउ डिड द एंग्लिसिस्ट व्यू इमर्ज आउट ऑफ द ओरिएंटलिस्ट व्यू, कि भैया ओरिएंटलिस्ट व्यू के बड़े लोग कौन थे। एंड इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ ट्रेंड्स के तौर पे आपको बता दी जाती हैं। अगेन ये किताब आपको क्लियर कट आंसर नहीं देगी, क्लियर कट आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे इस किताब में। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ ये जो चीज़ बोली है तो हाँ ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, पॉसिबल ये है, बट प्रोबेबल क्या है। तो अगर किसी को ये पता है कि भाई पॉसिबल और प्रोबेबल में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं चाहूँगा कि भाई आप नीचे कमेंट्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करें ताकि बाकी सब लोगों को भी समझ आए। एंड अगर किसी को कन्फ्यूजन था तो नेचुरली वो भी क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से ये किताब बात करती है, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू लर्न हिस्ट्री। तो जैसे और एग्जांपल्स लिया जाए तो भाई 3 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया। तो वन फेज, सेकेंड फेज और ऐसे ही नीचे थर्ड फेज आ जाता है, जो कि अब यहाँ पे कट चुका है। और देखें तो भाई व्हाट वर द इम्पोर्टेंट
रीजंस फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये इन्होंने 3 4 5 रीज़न दे दिए गए हैं कि इंडिया वॉज अ फील्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू इंश्योर पेमेंट ऑफ गारंटीड रेलवे स्टॉक। तो ये सब कुछ रीजंस हैं कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उस टाइम पे होता था, एफडीआई, जो आज की डेट में हम जिसको बहुत ही बढ़िया चीज़ मानते हैं, तो उस टाइम पे एफडीआई को क्यों बुरा माना जाता था, क्या रीजंस थे कि एफडीआई हाई था एंड इंडिया का जो वेल्थ थी वो ड्रेन हो रही थी। तो इस तरीके से इस किताब में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स के बारे में बात की जाती है। एंड फाइनली अब जैसे देखें यहाँ पे, तो मेंस 2020 में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था कर्जोनियन लॉज पे कि भाई लॉर्ड कर्जन हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905, तो उनके वाइस रॉयशिप में कुछ लॉज आए थे, उनका क्या इम्पैक्ट रहा था एंड हाउ डिड दैट जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो इससे कैसे लिंक था, या मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का क्या था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक मेंस में आया था। और ये यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने सीधा सीधा कि भाई म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1899, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट 1904, ये सारी इन्होंने यहाँ पे लिख के दे दी हैं। तो अगर आपने ये किताब बढ़िया से करी हुई है तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस किताब से, जो कि मतलब अगर अगेन इस क्वेश्चन में अगर आप ये सब चीज़ें मेंशन कर पाओ कि भाई यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आपने वहाँ लिख दी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपने अपने आंसर में लिख दी, तो भाई सीधा एग्जामिनर को लगता है कि भैया हाँ इसको पता है क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, एंड दैट्स इट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन एंड इससे आपका स्कोर इंप्रूव होता है। एंड फाइनली जैसे कि मैंने स्पेक्ट्रम वाली बुक में स्पेक्ट्रम वाली वीडियो में भी बोला था कि आपको टाइमलाइंस अपनी बनानी है। तो टाइमलाइंस कैसे हैं कि भाई आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो भाई क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, कि जैसे एक राजा जी फार्मूला निकला था, राजा जी फार्मूला के बाद वेवल प्लान निकला था, वेवल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको नोट किया हुआ है अपना कि भाई नंबर 3 पे राजा जी फार्मूला आया। तो बेसिकली इससे पहले 2 प्रपोजल ऑलरेडी आ चुके थे कि भैया किस तरीके से भारत को इंडिपेंडेंस दी जाए। फिर चौथा प्रपोजल आपका आया था वेवल प्लान का, 5वां प्रपोजल आया था आपका कैबिनेट मिशन का, और फिर छठा प्रपोजल इसके बाद आया था माउंटबेटन प्लान का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमलाइंस भी बना सकते हैं। सो इस किताब में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेगी। जस्ट थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी एंड इसका आउटपुट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ही, बट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम इतना प्रीलिम्स के फोकस में घुस जाते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आता कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो इवन इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग स्पेक्ट्रम फॉर प्रीलिम्स, आई वुड रेकमेंड कि भाई मेंस के लिए आप इस किताब को चूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ आपको सोचना सिखाएगी एंड उससे बेहतर सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई और रिसोर्स नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया है या किसी और चीज़ के बारे में मुझे बात करनी चाहिए थी तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।